नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आप बात 25 में हम एक बार फिर लौट के चलते हैं जो मिडल ईस्ट में जो कि संघर्ष हो रहा है, जो कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें पिछले दिनों एक नया उबाल आया है जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस के करीब 1000 से अधिक लोगों की हत्याएं कर दी। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, बूढ़े भी थे। लेकिन इस बारे में जो भी हमको भारत में, जो भारत के विशिष्ट किस्म के विद्वान हैं, देखिए एक तो ऐसे विद्वान हैं या कि ऐसे कथावाचक हैं जो कि फैक्चुअल बेस पे यानी कि वास्तविकता का निर्माण करके उसके ऊपर अपना कथानक सामने रखते हैं समझाने के लिए। और दूसरे महान किस्म के अति विद्वान लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों को झूठ के आधार पे घड़ के एक दूसरे का सर्कुलर जो है वो रेफरेंस दे के उनको उलझाने के लिए, यानी आप और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को उलझाने के लिए, हमेशा के लिए उलझाने के लिए वो पारंगत हैं। वो इस तरह के कथानक घड़ सकते हैं। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि देखिए फलस्तीनी लोग जो हैं वो बेचारे हैं, उनको पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये तथ्य ये भी है कि फिलिस्तीनियों को कोई भी आसपास का देश, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसके कारण में फिर इतिहास के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, जो कि हमारे मित्र सेलेक्टिवली लगाते हैं। यानी कि वो डुबकी लगाते हैं 1948 के आसपास सिर्फ इस बात पे कि ये तो ब्रिटिश लोगों का षड्यंत्र था कि उन्होंने बेचारे फिलिस्तीनियों को अपनी जगह से मार पीट के भगा दिया और इजरायलियों को लाके बिठा दिया, जिनका इसके ऊपर कोई अस्तित्व नहीं था, कोई राज नहीं था, कोई उनका क्लेम नहीं था। यानी कि दुबले पतले बेचारे मजलूम फिलिस्तीनियों को भगा दिया। लेकिन क्या ये वास्तव में सत्य है? ये तो सत्य तो है नहीं, क्योंकि ये सारी कहानी 48 के बाद शुरू करते हैं और उसका वो पैरेलल ढूंढ लेते हैं, उसको समांतर कथानक जोड़ देते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, और इस तरह की बातचीत करने का वो प्रयास करते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके ये कर दिया, वो कर दिया, उसी तरह से वो कर दिया। तो निश्चय उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पुरानी हिस्ट्री है, बहुत ही अलग है। यानी कि फिलिस्तीन नाम का कोई भी राज्य, कोई भी शक कब था जिसमें जिन लोगों को विस्थापित माना जा रहा है, जिन पे अत्याचार होना माना जा रहा है, उनसे छीन कब लिया? भाई ये तो 1880 से एक ग्रीक के बहुत बड़े जो क्या कहते हैं फाइनेंसर था, उसको दे दिया था ऑटोमन एम्पायर में, टर्की ने उनको दे दिया था। और उनसे यहूदियों ने 1880 के आसपास में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। उसका विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ वो तो उसको कारण आपको मालूम है कि टर्की आज किस तरह खड़ा है, तब कहां खड़ा होगा। तो इन सब बातों में ये देखा जाए तो इसमें पूरी 1000, ये जो नक्शा लगा हुआ है करीब 1000 साल पुराना है। तो इसके अंदर कोई भी इस तरह का ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है कि इसके ऊपर इनका राज्य था, है ना। तो यानी कि अब इसका देखें कि इसमें क्या था और कैसे नहीं था। यानी कि ब्रिटिश से पहले तो ऑटोमन जो एम्पायर था उसका यहाँ पे राज था, और मिस्र पूरी तरह से इस्लामिक राज्य था, फिलिस्तीनी राज्य नहीं था। और मिस्र से पहले अयुद्ध साम्राज्य का था, और उससे पहले ऑटोमन साम्राज्य अस्तित्व था, फिलिस्तीनी नहीं। फिर उसके बाद में गॉडफर की बुनियान के नाम से जाना जाता है। और 10,099 में जेरूसलम पर विजय जो यहूदियों ने जोविद के साम्राज्य से पहले हुई। यानी कि पूरी की पूरी कहानी में यहां कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हमारे देश के विशेष बुद्धिजीवी, है ना, और हमारे देश की सरकारों ने भी, कारण कुछ भी रहे हों, कारण तो एक ही है, सबसे बड़ा तो वोट बैंक का मामला है। तो वोट बैंक के लिए हमारी सरकारें या कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। यासिर अराफात के PLO ने दुनिया भर में आतंक मचाया, इस क्षेत्र में आतंक मचाया, नहीं लोगों की जान ली। 1970 में भी स्कूली बच्चों की 20-21 स्कूली बच्चों की जो है ना जान फिलिस्तीनियों के जो आतंकवादियों ने ले ली थी।
तो यानी कि रिपीट पे रिपीट होता चला जा रहा है। जहां तक विस्थापित होने की बात है, निश्चय ही लगातार जो हमले हो रहे थे, जो 1948 में हमले हुए थे, जब कुछ क्षेत्र जो है ना अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने ले लिया, अब उसका सामरिक निर्णय था। अगर आप रोज किसी पे हमले करोगे, अपने पड़ोसी पे हमले करोगे, तो पड़ोसी भी अपने बचाव की कार्रवाई करेगा। फिर 67 में तो यानी कि दोनों ही समय में इजराइल को मजबूरी में उन लोगों से ये जमीन उनको दूर अपने सामरिक महत्व के लिए, अपने आगे आने वाले, अपने देश पे होने वाले, अपने नागरिकों पे होने वाले हमलों से बचाने के लिए किया। दूसरा, उनको एक बैलेंस था कि जब आप हमला कर सकते हो तो हमने आपकी जमीन ले ली, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो ये फिर इसका पीएलओ और ये सारी की संस्था को जन्म उसी समय हुआ, 1964 में। इन्होंने हमेशा ही अर्बन वायरफेयर में हिस्सा लिया है। और ये जो एक इस्लामिक आतंकवाद का शुरुआत है 1969 से पहले, 1979 से पहले, जबकि रशियंस आकर के चले गए थे अफगानिस्तान में, ये सारी की सारी उसकी शुरुआत, उसका आरंभ, उसका श्री गणेश इस क्षेत्र से हुआ है। और उसमें यासिर अराफात, महान यासिर अराफात, जिनको हम देश ने, भारत के देश ने कई सारे पुरस्कार दे दिए, शायद शांति पुरस्कार भी दे दिया। यानी कि आतंकवादियों के साथ में खड़े रहने का भारत के बहुत सारे नेताओं, सरकारों का विशेष जो है वो अनुराग रहा है। यानी कि आप देखिए कि यासिर अराफात को गले लगा रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं, और देश की सरकार ने फिलिस्तीनियों के संघर्ष के लिए लगातार पैसे भी दिए हैं, दुनिया भर से भी पैसे आ रहे हैं। लेकिन आज गाजा स्ट्रिप में, जो कि छोटा सा इलाका है, वहां पे खाने के पानी की कमी है, पानी उनके पास नहीं, अनाज की कमी है, और ये सब दवाइयों की कमी है, अस्पतालों के ऊपर पूरी हालत है, और वो कर कौन रहा है? लेकिन हथियारों की कोई कमी नहीं है, लड़ाकों की कोई कमी नहीं है। और बहुत सारे जो भूतपूर्व हमास के मेंबर रहे हैं, पीएलओ के मेंबर रहे हैं, उनके पुत्रों ने बाहर निकलते ही बोला है कि पूरा पूरा एक तंत्र है जिसमें लोगों को वहशी बना दिया जाता है, जिसमें आतंकवादी बनाने के लिए वो लोग अभिशप्त हैं। लेकिन इन चीजों को मानेगा कौन? और यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देने हैं कि फिलिस्तीनियों को दूसरे लोग ले नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके कोई कारण तो होंगे। जॉर्डन में इनको शरण दी गई थी 1970 में, 2 बार जॉर्डन के बादशाह के ऊपर, उस वहां के राजा के ऊपर 2 बार घात लगा के हमला किया। अंत में ऐसा कहा जाता है कि जियाउल हक, जो पाकिस्तान के फौजी कमांडर वहां थे, उनके नेतृत्व में करीब 15 से 25 हजार फिलिस्तीनियों की हत्या हो गई। लेकिन पाकिस्तान हमेशा एक नारेबाजी के तरह खड़ा रहता है। और फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ और इन लोगों को भारत ने कितना मदद की है। उनका दूतावास दिल्ली में खुलवा दिया देश की जनता के पैसे लगा के। लेकिन कश्मीर के मामले में हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग भारत में भी पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन उनको सेकुलर माना जाता है। यानी कि आजकल में सेकुलर अपने आप को साबित करने, स्थापित करने, और अपने आप को अपने मित्रों और परिवार में एक विद्वान और एक खुले दिमाग का आदमी सिद्ध करने के लिए बड़ा ही ये सस्ता और सरल उपाय है कि आप जो है ना वो हमास की और पीएलओ की, उनकी जो है ना बड़ाई करना शुरू कर दो, और उनके कैसे अत्याचार इजराइल कर रहा है उसकी कहानियां सुनानी कर दो, आरंभ कर दो। तो तुरंत आप एक तबके में, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, है ना, मानवीय समस्याओं को बड़ा समझते हैं, मानवीय समस्याएं क्या होती है उस पर कहानियां लिखते हैं, उस पर कविताएं लिखते हैं, उस पर बड़े बड़े गूढ़ पेंटिंग बनाते हैं। और हमको और आपको, हम सामान्य बुद्धि लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मानवीय संवेदना होती क्या है, भूख क्या होती है, रोटी का महत्व क्या है। लेकिन ये सभी लोग एक तरह से मानते हैं कि क्रांति बंदूक की नाल से निकलती है। यानी कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। इन्हीं कंट्राडिक्शन के कारण से ये जो लोग कथाएं गढ़ते हैं उसको हम हमारे और आपके सर पे मढ़ते हैं, उसका मेन कारण ही ये कंट्राडिक्शन है। क्योंकि एक तरफ वो दुर्दांत अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े रहने में बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं,
कभी कभी बता दिया जाता है कि भाई देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण कुछ भी रहे हों, सलाहकार कैसे थे, वो हिंदुस्तान मीडिया के सलाहकार थे, और उसमें एक कुलकर्णी साहब का नाम तो विशेष रूप से नजर आता है, तो वो तो मार्क्सवादी थे। तो उन्होंने अटल जी को भी समझा दिया। देखिए हर बच्चा कितना ही बड़ा नेता हो, हर क्षेत्र की, हर समय की, हर घटना की उसके पास पूरी जानकारी नहीं होती है, तो अपने सलाहकारों से पूछते हैं भाई मुझे स्टेटमेंट देना है, प्रेस के सामने जाना है, क्या बोलूं, तैयारी का समय भी नहीं होता है, तो उनके सलाहकार हम बता देते हैं कि सर इसमें ये माहिर था, ये पाइत है, तो वो अपने हिसाब से दे देते हैं। तो कुलकर्णी साहब ने अपना मार्क्सवादी आकलन बता दिया होगा, तो उन्होंने भी कह दिया कि फलस्तीनियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। वही सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन निरीह लोगों का भी तो कोई अधिकार है कि नहीं है जिन्हें 1977 में 48 में हमला कर करके मार दिया गया। तो कश्मीर के लोगों का जो है ना वो मानव अधिकार कहाँ के, सिर्फ जिहादियों के और आतंकवादियों के जो है ना वो सिर्फ जो मानव अधिकार हैं उनकी बात की जाती है। जो कि बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं के हैं। तो एक लंबी हिस्ट्री है, कोई एक घटना नहीं है, एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि बहुत ही बुरी है, बहुत ही दुर्दांत है। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए पूरी गलत हिस्ट्री बताई जा रही है। यानी कि ये जो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सारी का सारा जो है ना ब्रिटिश काल में 1948 में शुरू हुआ, तो वो तथ्य प्रस्तुत कर दें। अगर वो तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो आप और हम सब मान जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई तथ्य हैं ही नहीं। ये इस क्षेत्र के जानकार और इस क्षेत्र में जितने भी राइटअप हैं, सूचनाएं आधारित हैं, उनके आधार पे ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी विद्वान लोग हैं, कहीं से कुछ खोद लाएंगे, तो उनसे अवश्य निवेदन है कि अवश्य खोद के लाएं, ये बता दें कि फिलिस्तीन नाम का राज्य कब था, क्या जमीन यहूदियों ने 1990 के बाद में अपने पैसे देके उनसे नहीं खरीदी, या कि ग्रीक की फैमिली से नहीं खरीदी, जिसको अधिकार दे दिए थे टर्की ने, उस समय उन्हीं का राज था, ऑटोमन एम्पायर के समय उनको दे दिए थे। तो क्या ये सत्य नहीं है? लेकिन ये सारा का सारा जो कथानक है, कहानीबाजी है, गप है, ये देश की रुडाली हमेशा रुडाली करते रहते हैं और इसी तरह से करते हैं। देखिए जिस तरह से इजराइल को गाली देने का एक बहुत ही बुद्धिमान समाज में बहुत ही नंबर मिलते हैं, उसी तरह से जैसे कि गुजरात को कोई भी कारण हो आप गाली देना आरंभ कर दो तो एक तथाकथित समूह में तुरंत मान लिया जाता है कि आप बहुत ही उदार हृदय हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उस तबके में आप छा जाते हो। और पेंटरों लेखकों में आपकी जो है ना वाहवाही होने लगती है कि यह आदमी बहुत ही लिबरल है, यानी कि आतंकवादियों के सहारा देने के लिए। देखिए भारत के नेताओं को और भारत के सिस्टम को जब यासिर अराफात को उन्होंने जो है ना इतने बड़े बड़े पुरस्कार दे दिए, उनको पैसे दिए, तो वही तो यासीन मलिक के साथ किया गया, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ भी बैठे थे। यानी कि धारा तो एक है, उस धारा का कारण सिर्फ कुछ वोट लेने की सौदेबाजी के तिकड़म के तहत ये सब काम किए जाते हैं। ये कितने सही और कितने समझदारी के काम हैं ये आप और हम समझते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि फिलिस्तीन और उसके संघर्ष के ऊपर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आधारित है और ये जो तथ्यों का आधार पर हमने कुछ बात की, हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही एक निवेदन और कि जिन मित्रों ने, जिन महानुभावों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है वो कृपया अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उस प्राइवेट को पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।